नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। हरियाणा में भाजपा ने जीत का परचम लहराया। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर जनता ने भरोसा जताया। हरियाणा जीत पर भाजपा में जश्न है, लेकिन हार पर चिंतन मंथन पे। लेकिन जम्मू कश्मीर के नतीजों को लेकर भाजपा उत्साहित है, तो कांग्रेस ने जनता का आभार जताया है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर की चुनावी तस्वीर अब पूरी तरह से साफ हो गई है। हरियाणा में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगा दी है, तो वहीं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन के जम्मू कश्मीर में जनादेश मिला है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी जब कांग्रेस की हार होने लगी तो सवाल कटघरे में फिर से चुनाव आयोग का आ गया है। अब देखिए, कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग नतीजों को देर से अपडेट कर रहा है और इसके साथ ही कांग्रेस ने आरोप लगाया कि स्थानीय प्रशासन पर दबाव डाला जा रहा है कि वो डेटा को देर से अपडेट करें। हालांकि चुनाव आयोग ने कांग्रेस के इन आरोपों को खारिज कर दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि आंकड़े जैसे आ रहे हैं वैसे डाटा अपडेट होता रहा। सवाल है कि क्या ईवीएम की तरह इस बार संभावित हार का ठीकरा इलेक्शन कमीशन के डेटा पर फूटेगा? हरियाणा में क्या अति आत्मविश्वास कांग्रेस को ले डूबा या फिर गुटबाजी कांग्रेस पर भारी पड़ी? बीजेपी भी इस जीत के इस सरप्राइज से बेहद खुश है और जिस जलेबी का स्वाद कांग्रेस चखने को तैयार थी, उसका जमकर मजा बीजेपी ले रही है। बहरहाल अब 2 राज्यों की तस्वीर साफ है और आगे 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ ही उपचुनाव भी, जिसको लेकर चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में अभी से शुरू हो गई हैं। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। जनता ने विकास के मुद्दे पर भाजपा की हैट्रिक लगाई। हरियाणा में भाजपा ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज कराकर जहां एक और इतिहास रच दिया, तो वहीं जम्मू कश्मीर में भाजपा सबसे बड़ा दल बनकर उभर कर सामने आई है। हरियाणा में भाजपा ने लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इससे पहले ये अनुमान लगाया जा रहा था कि सत्ता विरोधी लहर, किसानों और जाटों में गुस्सा और अग्निवीर योजना को लेकर नाराजगी के कारण यहाँ बीजेपी हार जाएगी, लेकिन नतीजा अनुमानों के बिल्कुल विपरीत रहा। बीजेपी ने राज्य की 90 सीटों में से 48 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस ने 37 सीटें जीती। हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतकर भाजपा ने न सिर्फ सारे एग्जिट पोल्स को झूठा साबित कर दिया, बल्कि अपने विरोधियों को भी चौंका दिया है। इसके बाद से ही कांग्रेस अपने साथियों के निशाने पर है। हालांकि कांग्रेस इन नतीजों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उसने नतीजों में गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। नतीजों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से अस्वीकार्य और अप्रत्याशित बताए जाने के बाद चुनाव आयोग ने अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा है। आयोग ने चुनावी नतीजों पर पार्टी अध्यक्ष के बयान पर आपत्ति जताई है। चुनाव आयोग ने कहा कि उसने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बयानों पर भी गौर किया है, जिसमें हरियाणा के नतीजों को अप्रत्याशित बताया गया है और पार्टी इसका विश्लेषण करने और अपनी शिकायतों के साथ चुनाव आयोग से संपर्क करने का प्रस्ताव रखती है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम को लेकर कहा था कि हरियाणा ने बता दिया है कि देश का मिजाज क्या है। 2 बार कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार तीसरी बार चुन कर आना ऐतिहासिक है। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, अर्बन नक्सल का पूरा गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा था, लेकिन कांग्रेस की सारी साजिशें ध्वस्त हो गईं। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा बांटो और सत्ता पाओ के फॉर्मूले पर चली है। वो अभी भी देश को बांटने के लिए नए नए नैरेटिव गढ़ रही है। मैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जनता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। जनता ने विकास के मुद्दे पर भाजपा की हैट्रिक लगाई। भाजपा ने कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति दिलाई। हरियाणा की यह जीत अतिशय नम्र विनम्र ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों की भी जीत है। जम्मू कश्मीर में दशकों के इंतजार के बाद आखिरकार शांतिपूर्वक चुनाव हुए, वोटों की गिनती हुई, नतीजे आए। ये भारत के संविधान की जीत है, भारत के लोकतंत्र की जीत है। देखिए, जो ईवीएम के ऊपर सवाल उठाने वाले
लोग हैं। मैंने 4 रोज पहले कहा था, जो यहाँ पर सर्वे की रिपोर्ट आ रही थी, उस सर्वे की रिपोर्ट के अंदर एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में माहौल था। कांग्रेस इस प्रकार का वातावरण बना रही थी, झूठ का बवंडर खड़ा कर रही थी कि हम सत्ता के अंदर आ गए हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा में मिली करारी हार पर कहा कि हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं, तो वहीं जम्मू कश्मीर के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। कहा कि प्रदेश में इंडिया की जीत संविधान की जीत है, लोकतांत्रिक स्वाभिमान की जीत है। इलेक्शन कमीशन को हमने अवगत कराया। करीब 20 शिकायतें जो हमारे पास आई हैं, उनमें से 7 लिखित शिकायतें जो अभी आई हैं 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, जिसमें बैटरीज का खास तौर पे जो 99% बैटरीज दिखा रहे थी काउंटिंग के दिन, और बाकी मशीनें जो सामान्य थी वो 60-70% दिखा रही थी। उससे हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया कि वो तमाम मशीनें जिनके बारे में आज जिक्र किया है, शिकायत की है, उन मशीनों को सील कर दिया जाए, सिक्योर कर दिया जाए जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे मंगलवार को आए। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लिए ये पहला विधानसभा चुनाव था। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने बहुमत हासिल कर 10 साल बाद फिर सरकार बनाने का जनादेश हासिल कर लिया। पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला का दोबारा मुख्यमंत्री बनना तय है। हालांकि वो अब केंद्र शासित प्रदेश के मुखिया होंगे, न कि पूर्ण राज्य के। बुधवार को संभावित सीएम उमर अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 और राज्य का दर्जा बहाल करने पर अपनी पार्टी के रुख को दोहराया। उमर ने कहा कि ये मुद्दा नेशनल कॉन्फ्रेंस के राजनीतिक एजेंडे का केंद्र बना हुआ है। पहले जैसे मैंने कहा, लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग होने दीजिए, अलायंस की मीटिंग होने दीजिए, उसके बाद जो लीडर तय होता है वो एलजी साहब से वक्त लेके एलजी साहब से मुलाकात करेंगे। तब हमारा सियासी मौक़िफ़ बदलेगा नहीं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम 370 पे खामोश रहेंगे या 370 हमारे लिए अब मुद्दा रहा नहीं, लेकिन हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए भी तैयार नहीं है। जिन लोगों ने 370 हमसे लिया कि हम उन्हीं से वापस हासिल करेंगे, वो बेवकूफ़ी है, वो लोगों को धोखा देने के बराबर है। हम लोगों को धोखा देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इस मुद्दे को हम जिंदा रखेंगे, इस पे हम बात करते रहेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि आज नहीं तो कल मुल्क में हुकूमत बदलेगी, निज़ाम बदल जाएगा, ऐसी हुकूमत आएगी जिसके साथ हम बैठ के इस मुद्दे पे बात कर सकेंगे। अब हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आए हैं वाकई चौंकाने वाले हैं। सवाल यही है कि कांग्रेस को जो विश्वास किसानों, पहलवानों और जवानों पर था वो पूरा क्यों नहीं हो पाया। आखिर क्या वजह रही कि कांग्रेस को जीत का कॉन्फिडेंस था, उस पर जनता ने क्यों पानी फेर दिया। सवाल ये भी कि जम्मू कश्मीर की सत्ता में काबिज होने जा रही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव के समय तमाम ऐसे वादे किए जिन पर देश भर में चर्चा हुई। कांग्रेस ने अपनी सरकार आने पर अनुच्छेद 370 की बहाली से मुफ्त बिजली और गैस सिलेंडर देने का जो वादा किया, एनसी ने राजनीतिक कैदियों की रिहाई का भी जो वादा किया है वो पूरे होंगे। हालांकि नई सरकार के लिए हलचल बढ़ने के साथ ही अनुच्छेद 370 समेत तमाम मुद्दों पर सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार खुद फैसले ले सकती है, इनमें केंद्र और उपराज्यपाल का कितना हस्तक्षेप होगा। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चले तो कहीं न कहीं से 2 राज्यों का जो रण था उसके नतीजे आ चुके हैं, तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो चुके हैं। लेकिन चर्चाओं में अब भी ये 2 राज्य लगातार बने हुए हैं और इसलिए भी शामिल होंगे क्योंकि हरियाणा में जो रिजल्ट आया, जो नतीजे आए, वो वाकई चौंकाने वाले थे। अब चौंकाने वाले क्यों हुए हैं? तमाम एग्जिट पोल ये दावा कर रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, लेकिन ठीक है, वो एग्जिट पोल थे, एग्जैक्ट पोल नहीं थे। जनता जनार्दन ने एग्जैक्ट पोल दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हैट्रिक मारी गई। अब क्योंकि सवाल इसलिए आता है क्योंकि किसानों का मुद्दा, पहलवानों का मुद्दा, जवानों का मुद्दा, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण थे और लगातार कुछ ऐसे घटनाक्रम घटे थे जिसके बाद लग रहा था कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है, पर ऐसा
हुआ नहीं है। उधर आप जम्मू कश्मीर चले जाइए तो यहां भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता था कि 10 साल के बाद धारा 370 को आप ले लीजिए, बहुत सी ऐसी बातें उन्होंने रखी थी, लगातार जो बड़ी बड़ी रैलियां हो रही थी और यह दावा किया जा रहा था कि आज जो तिरंगा लाल चौक पर फहराया जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है, पत्थरबाजी खत्म हो गई वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। तो कुल मिलाके जो पूरा एक क्रेडिट और एक सिनेरियो बनाने की कोशिश थी, वहां से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल तरीके से साफ हो गई। और यहां पे सरकार किसकी बनती है? गठबंधन की। तो दोनों अपोजिट जो नतीजे आए हैं वो एक बात तो साफ करते हैं कि ये जनता है, और लोकसभा के जो नतीजे आए थे उसके बाद ये बिल्कुल साफ होता जा रहा है कि जनता बहुत समझदार हो चुकी है और क्या फैक्टर अब आने वाले और 2 स्टेट्स के जो इलेक्शन है उसमें काम करेंगे, ये एक मैसेज देने का कहीं ना कहीं प्रयास है। लेकिन अब क्योंकि दोनों ही राज्यों के अपने अपने मुद्दे हैं, उस पर कैसे बढ़ेंगे, क्या चीजें होंगी, क्या 370 को लेकर स्टैंड लेगी सरकार, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे संदीप वर्मा। संदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे आपसे कुछ देर में सुखविंदर सिंह जैलदार, उनका भी बहुत स्वागत है, फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का पक्ष रखेंगे जावेद रहीम भट्ट। जावेद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं सुमन भटनागर। सुमन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले संदीप जी आपसे। मेरी आवाज पहुंच रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही संदीप जी, म्यूट किया आपने? जी, मेरी आवाज? हाँ, अभी आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, ये जो एक नतीजे आए राज्यों के आज, क्योंकि चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी होगी थी कि हरियाणा में बहुत अच्छे से आप लोग आए, हैट्रिक मारी, आपको बधाई, भारतीय जनता पार्टी को बधाई। लेकिन जम्मू कश्मीर में कहां कमी रह गई? 370 तो बहुत बड़ा एक फैक्टर था जिसको लेकर बात की जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि वहां से उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के नतीजे वहां आएंगे। तो सबसे पहले तो क्या लगता है आपको कि जम्मू कश्मीर में कहां कमी रह गई भारतीय जनता पार्टी से? देखिए, कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल पूरे कर दिए नरेंद्र मोदी जी ने और 11वां साल चल रहा है। कभी भी किसी भी समाज से, किसी भी जाति से कोई भेदभाव नहीं, किसी तरह का, ये सब जानते हैं। लेकिन क्या होता है कि कहीं लोग को लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रही है। मगर मेरा मानना यह है कि जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हमेशा भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के मार्ग पर चलती है और सबका काम भी करती है। मगर वहां पे जनता ने हमें 29 सीट दी जम्मू में, कश्मीर में हमें सीट नहीं मिली। हो सकता है कुछ हमारे कमी रही हो, उन कमियों को एक बार देखा जाएगा और उन्हें पूरा किया जाएगा। मगर हाँ, हरियाणा की जो जीत हमें मिली है, इसके लिए मैं हरियाणा वासियों का हृदय से अनेक अनेक धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और जो विकास हरियाणा में, चाहे वो सैनी जी हो, सबसे पहले खट्टर जी हो, वो लगातार किया, वो आगे भी करते आएंगे। डबल इंजन की सरकार वहां दोबारा बनी है, वहां पे जो विकास कार्य चल रहा है उसमें और गति मिलेगी और हरियाणा को हम और मजबूत बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात और है संदीप जी, नतीजे आए हरियाणा के, जैसे भी जो भी तमाम चीजें बहुत साफ हुई हैं, एक बात है, ये बात हरियाणा में पहले भी कही जा रही थी कि आंतरिक रूप से थोड़ी सी खटपट चल रही है। अनिल विज ने कल भी कहा, उनको मैंने लगातार सुना है, वो बार बार कह रहे थे कि आज हरियाणा के जो नतीजे आए हैं उसका पूरा क्रेडिट वो मनोहर लाल खट्टर जी को देते हैं। मतलब शुरू से वो नायाब सिंह सैनी के सपोर्ट में नहीं रहे और खुद बहुत बेबाकी से वो ये भी कहते हैं कि यदि नेतृत्व उनको मौका दे मुख्यमंत्री बनने का तो वो कमान संभालेंगे। और देखिए, जीत कर भी आए हैं। तो ये जो चीजें आ रही हैं वहां से निकल के, इसका पटाक्षेप कब होगा? क्योंकि ये आज का जिक्र नहीं, शुरू से वो इस चीज को लेकर सवाल उठा रहे। देखिए राखी जी, कहीं ना कहीं पार्टी लाइन एक अलग है और कहीं ना कहीं अपने मन में जो किसी भी विधायक हो, सांसद हो या मंत्री हो, कहीं ना कहीं रहता है मन में कि मैं अच्छा कर रहा हूं और अच्छा करूं, इस पद पे हूं, आगे पद पे बढ़ूं। ये सबकी मंशा रहती है, सबकी मन में ये रहता है। मगर पार्टी हमेशा जो शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा, जो विधायक दल का नेता जो भी होगा उसे तय करेगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा। और हमारी जो शीर्ष नेतृत्व है वो सक्षम है इस चीज में कि सबको साथ लेके चलना है। हो सकता है कि 4 लोगों के मन में हो, मगर बनना एक ही मुख्यमंत्री है, ठीक है, या उप मुख्यमंत्री बनता है तो उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मगर कहीं ना कहीं चाहे अनिल जी हो, चाहे कोई और व्यक्ति हो, तो हर एक के मन में होता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं और हो सकता है मैं उनसे और अच्छा काम करूं। मगर कहीं ना कहीं पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वही इसका संज्ञान लेता है और वही
कोशिश ये करता है कि एक अच्छे व्यक्ति को जो औरों से भी और बेहतर हो उसे मुख्यमंत्री बनाया जाए। ठीक है, सुखविंदर जी हमारे साथ जुड़े हैं। चलिए, सुखविंदर जी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। जावेद जी मुझे सुन पा रहे हैं? जावेद जी? जी ठीक है, जावेद जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जावेद जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार जम्मू कश्मीर में, मुझे लगता है लगातार जो कोशिशें थी, जो मुद्दे थे, उन तमाम चीजों को लेके बहुत अच्छे से जनता तक अपनी एक कहना चाहिए एक विश्वास उनका जीता, उन्होंने आशीर्वाद दिया, आपको भी बहुत सारी बधाई उसके लिए। अब मुख्य रूप से लगभग मुख्यमंत्री का चेहरा भी डिक्लेयर हो चुका है, तमाम चीजें यहां पर साफ है। महत्वपूर्ण बात 370 को लेकर मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि उमर अब्दुल्ला जी ने अभी उनका स्टेटमेंट हमने सुना, उन्होंने कहा कि हम लेने छीनने की बात नहीं करेंगे, लेकिन इस मुद्दे को हमेशा हम जीवित रखेंगे। तो क्या एक तो विशेष राज्य का दर्जा वो अपने आप में महत्वपूर्ण मुद्दा था, दूसरी चीज यहां से एक रोजगार को बढ़ाने की बात, क्योंकि आप वो सब लोग थे जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लेते थे कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए रोजगार के मकसद से क्या डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो यदि उन्होंने नहीं किया तो आपको तो जनता ने 10 साल बाद ये इलेक्शन हुए तो चुना है। तो उस दृष्टि से क्या वो पूरी एक पिक्चर, एक वो रिपोर्ट तैयार है कि अब आपको कैसे चीजों को आगे बढ़ाना है? जी सबसे पहले मैं बात करूं, जो हम यहाँ के जो हुकूक की बात करते हैं, हम जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक ईमानदारी से, सच्चाई से कि हम इस मुद्दे को हमेशा इसकी बात करेंगे और इसकी न सिर्फ हम बात करेंगे बल्कि इसको मुकम्मल तौर पर वापस जब तक लिया जाएगा तब तक हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे, उस पर बात करेंगे ईमानदारी से, सच्चाई से। ये बात लेकिन जावेद जी अमित शाह तो बहुत क्लियर स्टेटमेंट पहले ही दे चुके हैं, अब पूरे इतिहास में कभी भी धारा 370 वापस कोई नहीं कर सकता, ना कभी होगी। तो जो परिस्थितियां हैं, कैसे होगा? मतलब दोनों ये उस मुद्दे को लेके आप, जम्मू का सबसे बड़ा मुद्दा था इस बार ये। देखिए जी, उसकी जो स्टेटमेंट है, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो यहाँ का जो कॉमन मैन है, यहाँ का जो अवाम है, या जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो हमेशा से मौकूफ रहा है, पॉलिटिकल विल रहा है, वो एक बात करता है और सच्चाई के साथ जो हमारा जो हुकूक है, हमारा जो राइट्स है, हमेशा उस मुद्दे पे बात करती रहेगी और हमेशा इस मुद्दे को उठाया जाएगा। ये मतलब ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने अपना जो स्टेटमेंट दिया है, लेकिन जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना मौकूफ है और उस पर हमेशा से वो इस मुद्दे को उठाते रहेगी, उस पर बात करेगी, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है, ये इस जो रियासत हमसे छीनी गई, इस रियासत के लोगों के लिए है, तो इस पे खामोश नहीं हो जाए। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। सुमन जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, आवाज? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। सुमन जी, सबसे पहले तो ये जो दोनों नतीजे आए हैं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, आपकी प्रतिक्रिया, और वाकई ये जो मुख्य रूप से मुद्दा है, क्या माना जाए कि हरियाणा में एक समर्थन जो था, किसानों का मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण, पहलवानों का मुद्दा, उसके बावजूद जो कांग्रेस है वो वहां से छिटक गया, उसके हाथ से ये बाजी चली गई, और जम्मू कश्मीर की तरफ आइए तो यहाँ पर जो एक 370 की बात थी, जिसे बहुत बड़े एक क्रेडिट के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ले चल रही थी, वो यहाँ से छिटक गई। तो क्या आप मानते हैं दोनों जगह का यदि कैलकुलेशन निकाले तो? हरियाणा के जो चुनावी नतीजे आए हैं वो थोड़े चौंकाने वाले ज़रूर हैं, क्योंकि हरियाणा में इतने ज़्यादा मुद्दे थे, चाहे वो किसानों के हों, चाहे अग्निवीर के हों, चाहे महंगाई के हों। सुमन जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी कोशिश करी है, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, अभी आ रही है, बोलिए। हेलो, हाँ, दूसरी तरफ बीजेपी ने कोशिश करी है कि जो मुद्दे हैं उनको किसी तरह से साइडलाइन किया जाए। इसके बावजूद आपने देखा होगा कि जो एग्जिट पोल हुआ था, हालांकि एग्जिट पोल चलो एक का सर्वे तो गलत हो सकता है, लेकिन जितने सर्वे आए थे उस सारे सर्वे में उन्होंने कांग्रेस को 50 से 60 सीटें, 45-50 सीटें दी हुई थी, लेकिन अचानक इतना ये गिर जाए ग्राफ, इसको किसी की उम्मीद नहीं थी। हालांकि कहा जा रहा है कि
बीजेपी का फील्ड वर्क अच्छा था और कांग्रेस अपने फील्ड वर्क को ठीक तरह से नहीं कर पाई। और 2-3 कारण और हैं। एक तो जो लोकसभा चुनाव में दलित वोट जो सीधा सीधा आया था कांग्रेस के पास, वो दलित वोट जो है भाजपा उसको नहीं ले पाई। और कोशिश बड़ी करी है कांग्रेस ने कि भाई दलित वोट को ले लिया जाए, लेकिन उससे खाते में नहीं आ पाया। एक जो शैलजा की और हुड्डा की आपस की खींचातानी थी, शैलजा को लेकर एक कांग्रेस के नेता ने बड़ा उल्टा पुल्टा बयान दे दिया था, उसको लेकर भी जो दलित वोट बैंक है उसमें नाराजगी रही है, जिसका नुकसान जो है कांग्रेस को भुगतना पड़ा। हालांकि राहुल गांधी ने नारायणगढ़ की रैली में हुड्डा के और शैलजा के हाथ मिलवा दिए थे, लेकिन उस हाथ मिलाने का फायदा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो सिर्फ नारायणगढ़ तक सीमित रहा। उसके बाद जितनी रैलियां हुई उसमें कहीं भी हुड्डा और शैलजा इकट्ठे नहीं हुए। अगर ईमानदारी से कांग्रेस से एकजुट होकर चुनाव लड़ती तो मुझे लगता है कि शायद नतीजा कुछ बेहतर आ सकता था। दूसरी ओर जो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री, उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई थी और उन्होंने हर कॉर्नर पे ये कोशिश करी कि किसी तरह से जो है भाजपा तीसरी बार सत्ता में आ जाए। और मुझे लगता है कि उनकी कोशिश जो है रंग लाई है और तीसरी बार भाजपा जो है सत्ता में आने में कामयाब हुई। बिल्कुल ठीक है। दूसरा आपने हाँ जी हाँ सुमन जी, जम्मू कश्मीर पे भी बोल रहे थे आप, बोलिए। हाँ, जम्मू कश्मीर की आपने बात करी है। देखो, जम्मू कश्मीर में 370 एक बहुत बड़ा मुद्दा है। भाजपा के पास ऐसा बड़ा मुद्दा हाथ में था ये, जिसको लेकर भाजपा को स्वीप करना चाहिए था। चलो घाटी में दिक्कत हो सकती है क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन कम से कम जम्मू में तो पूरी की पूरी सीटें भाजपा के खाते में आनी चाहिए थी। लेकिन क्या वजह हुई? क्या भाजपा आम आदमी की कसौटी पर वहाँ के जो हैं वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इनको बहुमत मिल गया है और ये भी सरकार बनाने की तैयारी में है। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि जितना काम भाजपा ने यहाँ किया था उसको आउटपुट नहीं मिल पाया। बहुत मेहनत करी है, बहुत रैलियां करी हैं मोदी जी ने, अमित शाह ने, बहुत सारे वहाँ पर आतंकवाद को रोकने के कदम भी उठाए गए सारे के। हालांकि उसमें कामयाबी बहुत ज़्यादा नहीं मिली। इस सब कुछ होने के बाद भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने स्वीकार किया और अब उनकी सरकार वहाँ बनने वाली है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। आरपी श्रीवास्तव जी, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, जब प्रचार प्रसार हो रहा था, रैलियां हो रही थी, घोषणा पत्र और संकल्प पत्र आ रहे थे और जो मंच से कहा जा रहा था, हमेशा ये बात हो रही थी कि मुद्दे एक बार तो सामने रख दिए गए थे, लेकिन उनको छोड़कर कुछ और बातें हो रही थी। विश्वास और कॉन्फिडेंस हरियाणा में वाकई में कांग्रेस का जिस तरीके से दिख रहा था और लग भी रहा था, तमाम एग्जिट पोल को देख लीजिए, जो एक हवा बहती हुई दिख रही थी। अभी सुमन जी भी कह रहे थे, तो कांग्रेस खुद इस चीज को एक्सेप्ट कर रही है, अप्रत्याशित है उनके लिए। अब वो पूरा ठीकरा जो है वो इलेक्शन कमीशन पर फोड़ रहे हैं। क्या ये सही होगा इलेक्शन कमीशन के डेटा पर सवाल उठाना, या मुख्य कांग्रेस की हार की एक वजह आप क्या देखते हैं हरियाणा में? और जम्मू कश्मीर के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल कि क्या 370 की वापसी की जो बात उठाई गई थी, क्या उस पर कोई कदम बढ़ाएंगे और क्या वो सफल होता दिखता है? क्योंकि बीजेपी इसको इतिहास में दोबारा कभी भी एक बदलाव वाली बात नहीं कहती है। नहीं राखी, देखिए, जहाँ तक पहली बात तो मैं हरियाणा करूँगा, जहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा था, पहलवान, किसान, जवान, निश्चित रूप से धरातल पर दिखा भी। सवाल ये होता है कि हमें लगता है कांग्रेस जो है अति उत्साह में थी। ज़मीनी स्तर पर हमको लगता है उनके नेता जिस तरह से आपस में उनमें खींचतान थी, सुमन जी ने कहा भी कि वहाँ खींचतान बहुत ज़्यादा थी, आपस में एकजुट नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ देखिए, कांग्रेस को लग रहा था या हुड्डा जी को लग रहा था कि इस बार सरकार हमारी बन जाएगी। वहीं शैलजा जी के साथ जिस तरह की बातें आ रही थी और बार बार बीच में मनमुटाव की बातें आ रही थी, कांग्रेस के दो गुट के आपसी संघर्ष की वजह से हमको लगता है कि ये लोग आपस में लड़ते रहे और भारतीय जनता पार्टी ज़मीनी स्तर पर अपना काम करती रही। एंटी इनकम्बेंसी हो, चाहे ये सारे आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो और तमाम चीज़ें हो, इनको देखिए अगर ये लगता था, ऊपरी तौर पर बहुत सारे सर्वे भी आए, एग्जिट पोल भी आए और लोग आम लोगों से बातचीत करते हैं, एक माहौल तो बना था, लेकिन कांग्रेस उसको इनकैश नहीं करा पाई। दूसरी तरफ जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे सैनी जी, आपने देखा होगा कि बराबर वो प्रयास कर रहे थे कि ज़मीनी स्तर पर उनका संपर्क बना रहे। और एक दूसरी सबसे बड़ी भूमिका मैं ये भी बताऊं कि आज मैं एक पोस्टर भी देख रहा था जिसमें संघ के कार्यकर्ताओं ने ज़मीनी स्तर पर काम किया। आप देख रही होंगी कि बिल्कुल अपना काम करे और राष्ट्र के हित में लग गए।
मतलब हरियाणा में ये बात तो सही है कि जिस तरह का माहौल था, अगर उसके परिणाम इस तरह से आते हैं तो अप्रत्याशित तो नहीं कह सकते, क्योंकि सरकार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की है, राज्य में थी ही उनकी सरकार, लेकिन फिर भी थोड़ा लोगों को ज़रूर समझ में आता कि ऐसा हुआ कैसे, क्योंकि जहाँ पर जो वातावरण था वहाँ का चुनावी, वो देखना बड़ा ज़रूरी है। वहाँ पर वातावरण निश्चित रूप से सरकार के विरुद्ध था। और आपने एक दूसरी बात पूछा हमसे, कश्मीर की बात। हम पिछले डिबेट में ये बोले थे कि कश्मीर में जो भी अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो एक लिटमस टेस्ट था 370 का। लेकिन एक बात और ध्यान देना होगा कि आप देखिए, जम्मू क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के पास काफ़ी बड़ी सफलता मिली। कश्मीर में एक तरह से वहाँ सीटें ज़्यादा थी और हमको लगता है कि कहीं चूक हुई है, और वहाँ पर हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी ने सारी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा, जबकि अकेले दम पे चुनाव लड़ रही थी, वो निर्दलियों के भरोसे थी। उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ा होगा हमको, जहाँ तक लगता है। अगर भारतीय जनता पार्टी सारी सीटों पर चुनाव लड़ती तो हो सकता है कि कुछ और परिणाम बेहतर होते। सरकार बनती कि नहीं बनती ये बता पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन निश्चित रूप से दो चीज़ें जो दावे कर रही थी भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में, कि वहाँ पर विकास के कार्य 10 सालों में बहुत हुए और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप बिल्कुल हुआ, पत्थरबाज कम हुए, वहाँ पर घटनाएं कम हुई आतंकवादी। हालांकि बाद में जो उन्होंने जम्मू क्षेत्र में आतंकवादियों ने उसको जो शांत एक तरह से माना जाता, वहाँ जम्मू को निशाना भी बना, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ सरकार नहीं बन पाई। पूरे ओवरऑल अगर इस दोनों चुनाव को राष्ट्रीय परिदृश्य पर देखें तो अगर जो भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार जो हैट्रिक लगा रही है, हमको लगता है हरियाणा में, उसका मतलब है कि अभी भारतीय जनता पार्टी को 2 राज्यों में और चुनाव लड़ना है। अगर ये परिणाम कांग्रेस के पक्ष में जाते तो निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को एक चुनौती जरूर मिलती। लेकिन ये मिक्स्ड रिजल्ट जो हैं, एक तरह से ये बताता है कि आने वाले 2 राज्यों के चुनाव, झारखंड और आपको महाराष्ट्र के चुनाव में इस हार जीत जो हुई है दोनों, उसको लेकर के अभी मामला कांटे का होगा, मुकाबला तक बड़ा एक तरह से कांटे का होगा। और वहाँ पर अब तैयारी फिर से शुरू हो गई दलों में। और जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का आपने बयान भी देखा होगा, उन्होंने बड़ी सफाई से सारी चीज़ों को रखा और उन्होंने इस चुनाव को संविधान की जीत बताया। हर चुनाव भारतीय लोकतंत्र में संविधान की जीत ही है, क्योंकि हमारा जो है लोकतंत्र ही इतना मजबूत है, किसी को हार मिलती है, किसी को जीत मिलती है। हरियाणा में कोई बहुत बुरी स्थिति में कांग्रेस नहीं है, लेकिन सरकार नहीं बना पाई, इसको भी देखना होगा। तो इन सारी बातों का अगर अध्ययन किया जाए और इनको देखा जाए तो निश्चित रूप से ये सामने बातें आएंगी कि हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है और भारतीय लोकतंत्र में जनता सबसे सर्वोपरि है और जो फैसला देती है दलों को उसको मानना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ स्वामीनाथ जायसवाल जी जुड़ गए हैं। स्वामीनाथ जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी राखी जी। स्वामीनाथ जायसवाल जी, जम्मू कश्मीर में तो बल्ले बल्ले हो गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की, तो मैं तो बधाई दूंगी सबसे पहले। हरियाणा में कहां कमी रह गई? मतलब किसान भी थे, पहलवान भी थे, बड़ी जोर शोर से चीजें आई थी। उम्मीद सबको ये थी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, बदलाव होगा, लेकिन बीजेपी की तो हैट्रिक हो गई यहाँ। देखिए, उम्मीद नहीं थी। पूरे वहां के जनता और लोकतंत्र में जिस तरह से जनतंत्र मालिक होता है, पूरे जमीनी एक एक गांव कस्बा, आप लोग भी पूरा आपका चैनल पूरे देश के हर न्यूज चैनल भी कवर किया। वहां की जनता पुकार कर रही थी। वहां महंगाई, भ्रष्टाचार और 10 साल के कुशासन का जो जिस तरह से मटिया पलीत वहां की जनता के विश्वास को, युवाओं के साथ, किसानों के साथ और मजदूरों के साथ, आम आवाम के साथ जो धोखा दिया गया था, उसका बदलाव का, परिवर्तन का एंटी कैम्पेन्सी था। और जिस तरह से देख ले भारतीय जनता पार्टी सरकार में जहां बदलाव और लोगों के अंदर इस तरह का, अभी हमारा दूध वाला भी वहीं से आता है पलवल से, और पकड़ के मेरे को रोने लगा कि सर इतना बढ़िया कांग्रेस का वहां जनाधार बना हुआ और वहां जनता के विश्वास को किस तरह से खत्म किया गया। ये लोकतंत्र और संविधान में शर्मसार करने की बात है। आप लोकसभा में देखी होंगी राखी जी की 5 करोड़ वोट चुनाव आयोग, यानी 13 दिन, 8 दिन, 10 दिन पे चुनाव आयोग वेबसाइट पर वोट जितना आप लोग कवर करके बताती थी, जहां 65%, 55%, 5 करोड़ वोट बढ़ा दिया गया। यहाँ भी कई सीटों पर, 13 सीटों पर 250 के अंतराल में हमारा
जो कैंडिडेट हारे हुए हैं। कुछ हमारी भी कमी थी, जो आपस की तालमेल, जो कुमारी शैलजा जी जो चुनाव प्रचार में अचानक लुप्त हो गई थी कुछ दिनों के लिए, जिसके वजह से उनका मान मनोबल किया गया। उसके बाद वो चुनाव मैदान में लास्ट समय में आई, और जो जाट वोट थे वो तो परफेक्ट मिले, और उसके बाद जो एससी हमारा वोट था और 36 जातियों का, उसमें जिस तरह से डिवाइड हुआ है और जिस तरह से हमारा विश्वास था लोगों के बीच जो हम संदेश देने का कोशिश किए थे, वो विश्वास लोगों का जीत तो हमें मिल गया। जैसे लोकसभा में भी जीत हुई थी, उस तरह से धीमे धीमे जिस तरह से हम 41.10% पर निरंतर बढ़ते आगे थे, लेकिन सीट कम होते जा रही थी और परसेंटेज हमारा बड़ा आगे था। और जिस तरह से पूरे चैनल ने परसेंटेज कांग्रेस का बढ़ाया था, बताया था, और अचानक एक रात में इस तरह का बदलाव हो गया, ये तो अचंभव हो गया। वहां की जनता ने जान गया है कि लोकतंत्र अब किस तरह से, संविधान में किस तंत्र का ये चल रहा है। जिस तरह से हम सवाल खड़ा नहीं चुनाव आयोग को निष्पक्ष होकर, और जिस तरह से जनता का विश्वास हमने जीता है। आप सरकार बल्कि बना लेंगे, लेकिन लोकतंत्र और संविधान में जनता का विश्वास जीतने का काम हम लोगों ने किया है। आप 370 धारा लगा के कश्मीर का डंका पीट रहे थे, 10 साल तक अघोषित होकर आप ही की सरकार चल रही थी वहां जम्मू एंड कश्मीर में। क्या हाल हुआ? हमारा गठबंधन जीता वहां पर, इसलिए जीता कि आपका जो ढोल पीटने का है, यहाँ भी जिस तरह से आपने एक एजेंडा बनाकर, और जिस तरह से सैनी जी पहले ही बोल दिए कि हम लोग चैलेंज के साथ जीतने वाले हैं कल, तो एक दिन पहले बोलते हैं कल जीतने वाला है। वो कल कैसे हुआ वो परमात्मा जानता है, वहां का जनता जनार्दन है। उन्होंने अगर मत दिया है, हमको नकारा है, अगर हमारी कमी है, तो जनता भगवान है, हम उनको स्वीकार करता हूं, उनको बधाई देता हूं कि उन भाजपा जीत के आई है, वो अपना सरकार बनाए और जनता के विश्वास पर खरे उतरे, जनता के उम्मीदों पे, किसान की उम्मीद पर, पहलवान की उम्मीद पर और युवाओं की उम्मीद पर। जिस तरह से पहले से आप लोग 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख खाते, तमाम यानी वहां भी हरियाणा में कई वादे किए, कई गारंटी दिए किसान से लेके पहलवान तक को। वो गारंटी में आप सब आज तक तो कोई पूर्णता दिखा नहीं, लेकिन अभी जैसे श्रीनगर में माननीय गृह मंत्री जाके ईद में 2 सिलेंडर और मुहर्रम में 2 सिलेंडर देने का काम जो वादा करके आए हैं, तो यहाँ पर भी दिवाली या होली में यहाँ का जनता भी इंतजार कर रहा है कि वहां पर तो आप ईद और मुहर्रम में सिलेंडर का ऐलान करते हो, लेकिन होली दिवाली को एक तरफ आरएसएस कहती हिंदू समर हम बनाएंगे, हिंदू कल्पना करते हैं, लेकिन वो कल्पना तो आप लोग करते हो। जहां जाते हो वहां धर्म के साथ, जात के साथ वोट के लिए पोलराइज करने का कोशिश करते हैं। जनता समझ गई है। अच्छा स्वामीनाथ जी, एक सवाल कांग्रेस का, उसी को बधाई। स्वामीनाथ जी, कांग्रेस ने एक आरोप और लगाया है हरियाणा इलेक्शन पे, इलेक्शन कमीशन पर, कि उसका जो डाटा था वो बहुत स्लो आ रहा था, प्रॉपर उसमें कुछ गड़बड़ हुई है। हालांकि इलेक्शन कमीशन इसको नकार रहा है। तो कहीं ना कहीं जो नायब सैनी हैं उन्होंने एक तंज भी कसा है कि वो, उनका ये कहना था कि मैंने तो पहले ही कह दिया था कि कांग्रेस यदि हारेगी तो ले दे के एक ही काम है कि वो ईवीएम पर चली जाती है, इस बार इलेक्शन कमीशन पर चली गई। चुनाव आयोग को हिम्मत है तो करा ले बैलेट पेपर पर फिर से चुनाव आयोग आपको बताया ना राखी जी कि 5 करोड़ वोट का जो पोलराइज किया गया लोकसभा में, ये लोग अभी बैसाखी पाए 400 पार की गारंटी देते थे, मोदी मैजिक की बात करते थे, मोदी की गारंटी जो पूरे। लेकिन स्वामीनाथ जी मुझे बताइए, 2 राज्यों में एक जगह इलेक्शन कमीशन चीटिंग कर देगा और दूसरी जगह चीटिंग नहीं करेगा, ये भी समझना पड़ेगा। जम्मू एंड कश्मीर में तो ये लोग पहले ही अपना किससे समझौता किए थे, आतंकवादी से, और किससे समझौता किए थे घोषित रूप में, और एक कश्मीर से खुद ही सीट नहीं खड़ा करने के लिए डर रहे थे, तो वहां तो पहले ही हार मार चुके थे। लेकिन यहाँ पर जनता, आप भी ग्राउंड रिपोर्ट पर राखी जी, वहां के लोगों से अभी भी जाकर आप बात कर सकती हैं कि वहां का जनता हमें जुटाए। चुनाव आयोग का सहायता तो चुनाव आयोग कर रहा है, जहाँ 100 बैटरी 99% है वहां भाजपा जीती है। वहां के लोग कंप्लेन किए, वहां लोग जिस तरह से कई एक जगह पर 35 वोट 27 वोटों से हार गया है कांग्रेस, कई जगह ऐसा हुआ है जो जिस तरह से लोग, अब वो कैसे संविधान और लोकतंत्र पर विश्वास करेंगे कि जो जनता जनार्दन है, जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर बदलाव के ऊपर वोट दिया। एंटी कैम्पेंसी था 10 साल का कुशासन का, जिस तरह से वहां त्रस्त, किसान त्रस्त, मजदूर त्रस्त, पहलवान त्रस्त,
और सब सारे लोग लोग त्रस्त थे, परेशानी के फिर भी हालात उन्होंने में कमल खिलाया है। जो यही तो सबसे 76 बड़ा लाख सवाल है ना। करोड़ कर्ज लिया गया हरियाणा पे, कर्ज का अलग बोझ है हरियाणा पर। 36 विभागों में भ्रष्टाचार हुआ, एंटी कम्बेंसी के बाद ये जीत जाते ठीक हैं है तो बहुत स्वामीनाथ बड़ी जी, मुझे चमत्कार लगता है लेकिन कांग्रेस की सीट्स, ठीक है सरकार भले ही ना बने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है नंबर ऑफ सीट्स कांग्रेस की कोई इतनी खराब भी नहीं है। विपक्ष में तो है ही ना, मुख्य रूप से दो पार्टियों के बीच मुकाबला हुआ और नंबर ऑफ सीट्स जिस तरीके से आई हैं, तो आपके पास पूरा मौका है भारतीय जनता पार्टी को अभी भी कटघरे में खड़ा करने का, यदि ये अपने वादों पर खरे नहीं उतरते हैं तो। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। हाँ संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। जी, ये अभी कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता कि चमत्कार हुआ है। तो चमत्कार तो पिछले 11 साल से हो रहा है, जब से मोदी जी आए। हर जगह चमत्कार हो रहा है, चाहे किसी प्रदेश को ले लिए, जो जो आपके राज्य थे वो सब आपसे छिन गए हैं, और जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसमें दोबारा से बन रही है। तो जम्मू कश्मीर में चमत्कार नहीं हुआ। 10 साल बाद इलेक्शन हुए, बड़ी उम्मीद थी संदीप जी, 10 साल बाद बड़ी उम्मीद थी जम्मू कश्मीर में, उनकी रैली तक हुई वहां। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ रागी जी, ये चमत्कार जो कर रही है वो जनता कर रही है। आप ये देखिए कि हरियाणा में हमारी 8 सीटें हो रही हैं, जो पहले हमारी सीटें 41 थी वो अब हमारी 49 सीटें हैं। तो आप कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि जनता हमें समर्थन कर रही है, जनता हमारे कार्यों में खुश है। और ये लोग हमेशा हम कितने अच्छे काम कर लें ये उन्हें बुराई निकालते रहेंगे, और विपक्ष का काम है, ये ऐसा नहीं करेंगे तो इन्हें कौन पूछेगा। तो मगर जनता का मैं फिर से धन्यवाद देता हूं कि हरियाणा की जनता ने जो कार्य है जो सैन जी कर रहे हैं, जो खट्टर जी ने किया है, उसे आगे बढ़ाया है और जनता ने हमारा साथ दिया है, और हम ऐसे ही जनता के कार्य करते रहेंगे और विकास कार्य करते रहेंगे। चलिए यहाँ तो ठीक है, इनकी जिम्मेदारी आपने कह दी। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी अभी क्या करेगी? सरकार तो गठबंधन की लगभग बन ही रही है, लगभग क्या बन ही गई है, बन ही रही है। और मुझे लगता है उनकी जो प्लानिंग थी, उनके जो प्रोमिसेस थे, वो अपनी चीजों को लेके आगे हैं। जो 370 आप लेकर आए, तमाम चीजें कर आए, वो उसके लिए लड़ते रहेंगे, उन्होंने कहा है, और पूरी कोशिश होगी कि उसको वापस ले लें। नहीं, देखिए मैं फिर कहूंगा कि कश्मीर में हमारी सीटें नहीं आई हैं, और मुझे नहीं लगता कि कश्मीर में क्या कमी रही है, मगर कहीं ना कहीं जैसा कि अभी हमारे जो पत्रकार बंधु हैं उन्होंने बोला कि मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, और उन्हें क्यों ऐसा लगता है, क्यों नहीं लगता है मुझे नहीं पता, मगर कहीं ना कहीं हमारी सरकार बिल्कुल भी ना पक्षपात करती है और ना ही ये देख के योजना चलाती है कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। हमारी सरकार हमेशा सबका साथ सबका विकास की योजना लेकर चलती है, और आप वहां देखिए आप कितनी टनल बनी है, कितनी सड़कें बनी है, और लगातार आज भी वहां काम हो रहा है। अभी जब मैं जम्मू गया था और मैंने देखा कि वहां हाईवे तैयार हो रहा है जम्मू से लेकर कश्मीर तक, जो कि वहां की जो दूरी है उसे कम करेगा, और कहीं ना कहीं ये लगातार हम करते रहेंगे। ठीक है, जनता ने हमें कहीं साथ दिया कहीं नहीं दिया, मगर फिर भी हम ना भेदभाव करेंगे ना पक्षपात करेंगे, हम लगातार कार्य करते रहेंगे। हम लगातार विकास की जो बहार है इसे बढ़ाते रहेंगे, वो चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे वो कोई भी प्रदेश हो, हम लगातार इसमें काम करते आए हैं। आप ये देखिए ना, वहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वहां पे हुई हैं। वहां के जो बच्चे हैं जो पहले पत्थर उठाते थे, पत्थर फेंकते थे, आज वहां पे पढ़ रहे हैं, नए कॉलेज हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटियां हैं। इस सब में इस तरह की जो बहार मोदी जी ने बहाई है वो वहां हो रही है। धीरे धीरे समझेंगे लोग। मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों ऐसा क्यों है कि वहां पे किस तरह का माहौल कांग्रेस बनाती है, और कांग्रेस जो हिंदुओं को जाति में बांटती है। कभी कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि मुस्लिम की इतनी जातियां होती हैं या वो अलग अलग जातियों में बढ़ते हैं, मगर कांग्रेस जो है वो हिंदुओं में भेदभाव करती है और उन्हें लड़ाना चाहती है। और हमेशा अभी भी आप देखिए राहुल गांधी जी का बयान है, वो कहीं ना कहीं हिंदुओं की जाति को बांटना चाहते हैं, और वो लगातार जनसंख्या का उदाहरण देते हैं, जनसंख्या कहते हैं हम जातिगत जनसंख्या कराएंगे। तो ये उनकी सोच है, और वो समझ में आता है कि ये कितने पक्षपात पूर्ण से इस देश में राज करना चाहते हैं, एक दूसरे को लड़ाना चाहते हैं, और इसी का ही नतीजा है। कुछ जगह हो सकता है कि जीत रहे हो, मगर कहीं ना कहीं ये हमेशा आप ये देखिए जम्मू कश्मीर में भी जो हमारी वोटें आई हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी ज्यादा आई हैं। हमारी लगभग 25.64% जो मैंने देखा है लगभग वो आई है, उनकी 23% समथिंग वो आई है। तो आप ये देखिए कि वोट जो मिली है वो हमें ज्यादा मिली है, मगर क्योंकि कांग्रेस का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन था वहां, तो इसलिए वो वहां पे सीटें उन्हें ज्यादा मिली है। ठीक है संदीप जी, चलिए कहा भी जा सकता है, माना भी जा सकता है, लेकिन ये बात तो आप भी जानते ही होंगे और मानते होंगे कि जो जीता वही सिकंदर।
ये जी, तो एक बिल्कुल। फिक्स लाइन है, जो जीता वही सिकंदर, उस जी, पर तो बिल्कुल, इफ बिल्कुल, बट राखी जी, हम मैं कुछ नहीं कर सकते, उसे तो हमें स्वीकारना ही मैं है। इस बात को बिल्कुल मानता हूं कि जो जीता, ठीक है, उससे वो सिकंदर है, चाहे वो जम्मू कश्मीर में जीता हो, चाहे वो हरियाणा में जीता हो, ठीक है। वहां पे गठबंधन की सरकार बनी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस की, हमने यहाँ भाजपा की पूर्णतः सरकार बनाई है, तो हम अपना काम करेंगे, वो अपना काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं बदलाव आएगा। आज हम नहीं है, अगली बार हो सकता है हम और अच्छे उससे वहां सरकार बनाएंगे। ठीक है, चलिए जावेद जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? जावेद जी? जी जावेद जी, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। भले ही गठबंधन की सरकार है, नंबर ऑफ सीट्स में आप आगे, और गठबंधन को लेके भी जिस तरह से इलेक्शन लड़ा गया उसमें भी आपकी सीट्स बहुत ज्यादा थी। खैर ठीक है, गठबंधन हुआ था, बहुत सारी चीजें हैं, बात आएगी एक सपोर्ट के साथ उस चीज को निभा के ले जाने की। बहुत लास्ट मोमेंट पे पीडीपी का भी ये पक्ष आया था कि यदि जरूरत पड़ती है तो वो आप लोगों को ही सपोर्ट करेंगे। तो पीडीपी का जो स्टेटमेंट पहले था इलेक्शन के, आप लोगों की जो बात थी, लगभग आप लोग चल उसी विचारधारा से लड़ रहे थे जो भारतीय जनता पार्टी से, लक्ष्य एक ही था, तो उस लक्ष्य को अब पूरा करना है। क्या जो पीडीपी है उसको अपने साथ रखेंगे? आगे सरकार बनेगी तो मुख्य भूमिका किस तरीके से हो सकती है? क्योंकि जाहिर तौर पे जिसकी नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा हैं उसके पास डिपार्टमेंट ज्यादा हैं, उसकी चुनौतियां ज्यादा हैं। सबसे पहले मैं बात बताऊं, जो ये और कांग्रेस के अलायंस है, उसको अभी जरूरत नहीं है मतलब सपोर्ट की, कि खुद ही मेजॉरिटी में है नेशनल कॉन्फ्रेंस या अलायंस जो पार्टनर है। रही बात जो आपने बात की कि पीडीपी की आपने बात की, पीडीपी अब अपना एक जो उनका एक शायद वो अपने साख्त को लेकर जा रहे हैं कि हम सेकुलर के साथ जाएंगे, हम उनको सपोर्ट करेंगे। ये एक स्टेटमेंट आया है उनकी पार्टी की तरफ से। तो अब अलायंस या जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी मेजॉरिटी है। तो रही बात जो एक यहाँ एक सरकार अब बनने जा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस की उमर साहब की क़यादत में, तो एक ऑनेस्टली से एक काम किया जाएगा। यहाँ के जो हालात है, यहाँ के जो बेरोजगारी की बात है, या यहाँ जो गुड गवर्नेंस की बात है, कि यहाँ जो अनसर्टेनिटी सी एक लोगों में उस पे काम करना है, नौजवानों को एम्पावर करना है, और यहाँ की जो कल्चर जोग्राफिया उस पे काम करना है, और हर एक चीज़ पे सरकार काम करेगी। यहाँ जब भी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारें रही है तब यहाँ रोजगार भी अच्छा रहा था, इक्तिसादी माहौल भी अच्छा रहा, न सिर्फ कश्मीर में बल्कि जम्मू में या तीनों खितों में, लद्दाख में भी। तो यही कि यहाँ अब जो मैनिफेस्टो है, मंशूर है, उस पर मुकम्मल काम किया जाएगा, उसको अमलाया जाएगा, और ताकि जम्मू कश्मीर जो 10 साल बाद यहाँ के लोगों ने अपना जो हक राय दहिंदी का इख्तियार किया है कि इनको ये मिल, इनकी जो जितनी भी उनकी जो रही है बेचैनी रही है, या रोजगार को लेकर रहा है, गुड गवर्नेंस को लेकर रहा है, इनकी ग्रीवेंस, तो उनको दूर किया जाए। ठीक है, चलिए सुमन जी, आने वाले 2 राज्यों में और चुनाव है, ये जो नतीजे आए, ये जो मुद्दे रखे गए, ये जो वादे किए गए हैं, देखिए हर स्टेट की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन क्योंकि मैं बाकी के 2 राज्यों से इसलिए कनेक्ट करूंगी इस चर्चा को, क्योंकि जहां जिसको जो करना है वो अपनी बातें अपने प्रोमिसेस के साथ है। यहां तो कुछ बदलाव होना नहीं है, इनको अब सर्वाइव करना है, लेकिन आने वाले 2 इलेक्शन भी इसी साल होने हैं, इसी एंड में होने हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है, वहां भी उठापटक बराबरी से चल रही है। तो क्या लगता है आपको, ये जो नतीजे आए हैं, क्या इसी की एक परछाई जिसको हम कह सकते हैं वो वहां नजर आएगी, या वहां पे भी जो एक रिजल्ट हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी को ले लीजिए, कांग्रेस को ले लीजिए, महाराष्ट्र की सियासत तो देखिए वैसी बहुत अलग है, यहां तो कब क्या खेल हो जाए, खेला हो जाए, कोई कह नहीं सकते, हम उतार चढ़ाव देख चुके हैं बहुत अच्छे से। तो ये दोनों अपने आप में, झारखंड और महाराष्ट्र, महत्वपूर्ण है। तो क्या इसका जो नतीजे फिलहाल जो आए हैं, क्या उस पर एक प्रभाव डालते हुए दिखते हैं? झारखंड और महाराष्ट्र दोनों के चुनाव इस साल के आखिर में होने वाले हैं, और अगले साल फिर दिल्ली और बिहार भी चुनाव के दौड़ में आने वाले हैं। हरियाणा
कि एक अलग एक राज्य है, अलग परिस्थिति है, और मैं सोचता हूँ महाराष्ट्र की अलग होगी। लेकिन फिर भी एक सूबे में हार और जीत की हवा तो दूसरे सूबे तक जाती है। आज आपने देखा होगा कि शिवसेना ने एक सवाल उठाया है वहाँ पर कि भाई इकट्ठे होकर क्यों लड़े यहाँ पर, आम आदमी पार्टी ये अलग अलग क्यों लड़े यहाँ पर। आपने देखा होगा कि कोशिश तो हुई थी हरियाणा में कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इकट्ठे हो जाए, थोड़ी बहुत सीटों लेकर मसला नहीं बना इनका। लेकिन ये जो अलग अलग लड़ने वाली प्रवृत्ति है, अगर महाराष्ट्र में तो मुझे लग रहा है कि ठीक हो जाएगा, वहाँ पर कांग्रेस भी है, शिवसेना भी है, शरद पवार वाली एनपीसी तो इकट्ठी हो जाएंगे। लेकिन अभी झारखंड भी है, उसके बाद बिहार भी है, उसके बाद दिल्ली भी है, और अगर यहाँ पर ये इस तरह भटके चलेंगे तो डेफिनेटली इसका जो लोगों में राय जो है वो अच्छी नहीं जाएगी। कोशिश करनी चाहिए कि इंडिया गठबंधन बनाया है तो कम से कम सभी दल मिलकर उसको एकजुट करें। जहाँ तक फर्क पड़ने का सवाल है, मुझे लग रहा है कि हरियाणा की जो हवा है वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हद तक तो झारखंड और महाराष्ट्र तक जाएगी, क्योंकि यहाँ का जो प्रमुख दल है यहाँ पर कांग्रेस, हरियाणा में वहाँ तीन है एक साथ, वहाँ कांग्रेस भी है, वहाँ शिवसेना, वहाँ शरद पवार की एनसीपी भी है। तो मुझे लग रहा है कि इसका असर तो कुछ ना कुछ वहाँ पर पड़ेगा जाकर। ठीक है, चलिए आरपी श्रीवास्तव जी, बहुत महत्वपूर्ण है, इसी को थोड़ा सा आगे मैं बढ़ाऊंगी। 2 राज्यों के और चुनाव फिलहाल जो अपने प्रोमिसेस के साथ ये हरियाणा और जम्मू कश्मीर में थे, क्या जम्मू कश्मीर आज भी जो एक वादे के साथ, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस है, क्या इनके लिए ये चुनौती है जो आप कह कर आए हैं और जो आपको करना है? 370 क्या किसी चुनौती से कम इनके लिए नहीं होगा? और उधर भारतीय जनता पार्टी को हम हरियाणा में देख लें तो जाहिर तौर पर आप तीसरी बार आए जरूर हैं, लेकिन जो बातें हैं उसका आने वाले इलेक्शन में कितना प्रभाव देखते हैं? नहीं, देखिए राखी, जहाँ तक आने वाले चुनावों में इनके प्रभाव की बात है, देखिए कुछ प्रभाव तो जरूर पड़ता है। मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी दोनों राज्यों में चुनाव जीत जाती तो उसका असर कुछ और होता, या कांग्रेस जीत जाती तो उसका भी असर जो है अन्य राज्यों के चुनाव पर पड़ता, जरूर थोड़ा बहुत पड़ता है। बाकी जो क्षेत्रीय राजनीति, जो स्टेट की पॉलिटिक्स है, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ गठबंधन न भारतीय जनता पार्टी ने किया न ही कांग्रेस ने किया। कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव लड़ी थी तो उसमें उसको सफलता जरूर मिली थी, लेकिन यहाँ दोनों अलग अलग हो गए। अब रही बात जम्मू कश्मीर की, जहाँ वादे की बात है, देखिए वहाँ पर दोनों पार्टियों ने, दोनों भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस ने अपने अपने वायदे किए। हमको लगता है कि जम्मू कश्मीर को लेकर के केंद्र सरकार को काफ़ी संवेदनशील होना पड़ेगा। जो विकास के कार्य वहाँ पर प्रारंभ किए गए हैं, किसी पार्टी पॉलिटिक्स में ना आते हुए जम्मू कश्मीर की बहाली, जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सफलता मिलेगी तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जम्मू कश्मीर में जो शुरुआत भारतीय जनता पार्टी और अभी राष्ट्रपति शासन के समय में हुआ है, अच्छी सड़कें बनी हैं और वहाँ पर आतंकवाद पर लगाम लगी है, तो इन सारी चीज़ों को जारी रखना पड़ेगा। और साथ में दोनों वहाँ की स्थानीय सरकार जो भी है, नेशनल कांग्रेस और केंद्र सरकार को मिलजुल करके वहाँ अमन चैन बहाल करना पड़ेगा। ये भारत का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है, अभिन्न अंग है जम्मू कश्मीर, और वहाँ पर जो है एक तरह से कांग्रेस को और नेशनल कांग्रेस को कई चीज़ों को से पीछे बैकफुट पर भी आना पड़ेगा। अभी मैं उमर अब्दुल्ला का बयान सुन रहा था जिसमें उन्होंने धारा 370 को लेके, हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हम इसको लेकर के जो है सरकार से कोई लड़ाई लड़ेंगे या कोई उसमें वो जो है आगे बढ़ेंगे, लेकिन उनका ये मुद्दा जिंदा रहेगा। ये बात अलग है, लेकिन सबसे बड़ी बात है वहाँ पर स्टेटहुड की बहाली की बात जो है भारतीय जनता पार्टी ने खुद किया है। हमको लगता है कि सरकार, लोकतांत्रिक सरकार चुने जाने के बाद केंद्र सरकार जरूर इसमें कहीं न कहीं इस दिशा में आगे बढ़ेगी। और जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, तीसरी बार वहाँ सरकार बन रही है और भारतीय जनता पार्टी की पिछले दिनों में जिस तरह की परिस्थितियाँ निर्मित हुई हैं, हमको लगता इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी किसानों को नाराज़ करने का प्रयास नहीं करेगी, वहाँ की स्थानीय व्यवस्था की, क्योंकि वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार तो बना लिया, लेकिन कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं है। एक तरह से वहाँ पर भी उसको काफ़ी जनादेश मिला है और वहाँ सीटें भी अच्छी खासी हैं। तो इन सबको अगर मिला जुला के देखा जाए तो इधर जो है झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव, इस पर कितना असर पड़ेगा तो आने वाले समय बताएगा। उसके अगले साल जो है दिल्ली और बिहार में चुनाव है। तो अब ये तो राजनीतिक दल हैं, अपने अपने एजेंडा सेट करते हैं और जो आने वाले वक्त में
किस तरह से सभी दल अपनी अपनी स्ट्रेटजी के साथ चुनाव में उतरेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। कुछ कहना चाह रहे थे स्वामीनाथ जी, पहले अपनी बात रखिएगा थोड़ा जल्दी से। जैसे हमारे मित्र बीजेपी के बता रहे थे, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी, देखिए सैनी जी अपनी गारंटी नहीं बता रहे थे। मोदी जी की गारंटी अपने कामों को जीतने के बाद भी मोदी जी को श्रेय दे रहे थे, लेकिन जब हारते हैं तो श्रेय नहीं देते हैं लोग। मोदी जी तो पंचायत चुनाव में भी प्रचार करते हैं, लेकिन उनका गारंटी कभी गारंटी नहीं बताते हैं कि जो हम तो हरियाणा के जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो इन्होंने संकल्प पत्र लेके आया, जो गारंटी दिया, इनको पकड़ के अपने गारंटी को वादा पूरा करें, क्योंकि ये लोग पहले भी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया था, लेकिन आज तक देना नहीं शुरू किया। ये लोग जुमला के बादशाह हैं, बहुत बोलते हैं 2 करोड़ नौकरी। यहाँ पर तमाम नौकरियां खाली पड़ी हुई है, वहां के युवाओं को नौकरी दे, किसानों को एमएसपी लागू किया जाए। ये जो मुख्य मुद्दा है, जो किसान, पहलवान और युवा जिस तरह से बेरोजगारी दम भर रहे हैं, तो शुभकामना देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि जो मुद्दों के साथ आप जनता के और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आए हैं, तो कम से कम उस मुद्दों को ख्याल रखते हुए जुमला न निकल जाए। जो चुनाव के बाद अक्सर अमित शाह जी आते हैं, बताते हैं चुनाव जीतने के लिए जुमला होता है, चाहे 15 लाख खाते वाली बात हो, चाहे 2 करोड़ नौकरी वाली बात, चाहे तमाम स्टेटों में 20 लाख 15 लाख हर तो जो एक सुझाव और सजेशन आप उनको हरियाणा के लिए दे रहे हैं, वो आप पे भी लागू जम्मू कश्मीर में होती है। वो भी ऐसा कह सकते हैं कि आप भी जो बातें कह रहे हैं गठबंधन के साथ, वो आपको भी पूरी करनी है। देखिए, हमारा सरकार तेलंगाना में 2 लाख रुपया तक का लोन किसानों का माफ कर दिया। इनके सरकार में कहते हैं एमएसपी पर धान खरीदने के 3800 रुपया छत्तीसगढ़ में वादा किए, 2.5 फीस हो गया। हम जितना वादा किए थे, हम तो गोधन यात्रा यानी गोबर भी खरीद रहे थे छत्तीसगढ़ में। जनता हमको नकारा, हमारा कहीं कमी रही होगी, यहाँ भी नकारा, कमी रही होगी, आपस का तालमेल नहीं बन पाया, लेकिन जनता का विश्वास हम जीते हैं। कुछ सीटों पर हमारा 12-13 सीटों पे 500 के अंदर जो हम हारे हैं, इसकी समीक्षा होगी। और जिस तरह से चुनाव आयोग का संबंध इन लोग से बनते जा रहा है और देश के लोकतंत्र और संविधान पर इनका कब्जा हो चुका है, लोकतंत्र में भी अभी युवा और किसान, मजदूर प्रताड़ित न हो, उनका जो हक है इस संविधान पे, उसको पूरा। और जाति जनगणना की बात कर रहे थे, तो जाति जनगणना कौन सा गलत बात है? आपके न्याय चाहिए तो हमको अपना अधिकार भी जानना चाहिए कि हम कितने, हमारा हक है, तो जाति जनगणना कराना कौन सा बुरी बात? ठीक है, चलिए स्वामीनाथ जी, मैं 1 मिनट आपको रोक रही हूँ क्योंकि संदीप जी कुछ कहना चाह रहे थे, उनकी प्रतिक्रिया आ जाए, समय हो गया है वैसे भी। हाँ, जल्दी से संदीप जी। देखिए, इन्होंने अपने मुंह से बोल दिया कि जाति जनगणना ही करवाना चाहते हैं। तो ये राखी जी बांटना चाह रहे हैं, इस देश के हिंदुओं को बांटना चाहते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने कहा है कि ये हिंदुओं को बांटना चाहते हैं और ये कर रहे हैं। कुछ काम आज इस पर ये हमेशा है, बांटना शुरू कर देते हैं, ईद पर और मुहर्रम पर देंगे, और हिंदू को दीपावली, होली पर क्यों नहीं बोलते हैं कि सिलेंडर देंगे? वोट मिला है, ये तो आप हरियाणा में देखिए, हरियाणा में इनका बात करते हैं, आ जाना चाहिए। कौन सा हिंदू की बात करते हैं? जाति जनगणना का हिंदू को बांटने वाली बात मुझे लगता है अब वो सिलेंडर की आज वो जिद पकड़ के बैठ गई है कांग्रेस, जिसने जो वादे किए हैं ना आप लोगों ने अपने अपने राज्यों में, उन पर काम कर लीजिए, तो आने वाले हम तो कर रहे हैं, राखी जी हम लोग कर रहे हैं, उसका चाहे प्रभाव हिमाचल थोड़ा हो, बहुत तो तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, चलेगा कि हम क्या लोग होता अपने है वादा महाराष्ट्र को पूरा कर झारखंड में। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एक कहते हैं ना कि एक मुद्दा है, 2 मुद्दा है, लेकिन आज भी लोकसभा से अब तक देख लीजिए आप, ये जातिगत जनगणना जो है जिसको लेकर चली कांग्रेस, ये वो पीछे छोड़ने वाली नहीं, और बीजेपी अभी भी उसकी काट करने के लिए हमेशा सवाल उठाती है। लेकिन अब क्या इन मुद्दों पर एक तरफ रखिए, महत्वपूर्ण था जो नतीजे जनता ने हरियाणा, जम्मू कश्मीर में दिए हैं, क्या उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव आने वाले इलेक्शन में दिखेगा? जाहिर तौर पर दिखेगा। राज्यों की पृष्ठभूमि अलग हो सकती है, स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है, लेकिन दल तो वही हैं, उनके मुद्दे लगभग वही होते हैं, जनता वही है। तो ये देखने वाली बात होगी कि आगे इसका कितना प्रभाव होता है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।